ये आपकी जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। गणित एक ऐसा उपकरण है जिसकी शक्ति अतुल्य है और जिसका उपयोग सर्वत्र है। एक ऐसी भाषा जिसे प्रकृति अवश्य सुनेगी और जिसका सदा वह उत्तर देगी। ये प्रोफेसर हॉल ने कहा है, प्रो हॉल ने। प्राकृतिक आपदाओं में जोखिम का दायरा। आप देख रहे हैं कि आजकल जिस तरह की आपदाएं आ रही, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये बड़ी चिंता का विषय भी है। जान माल की भी हानि खूब हो रही है। तो आप देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं केवल भौतिक रूप से ही विनाश नहीं लाती, बल्कि वे उन आदर्श सामाजिक खामियों को भी उजागर कर देती हैं जो अलग अलग सामाजिक वर्गों के आधार पर लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। ये घटनाएं समाज में पहले से मौजूद असमानताओं को और गहरा कर देती है। एवं प्रभावित इलाकों में सभी पर इनका असर पड़ता है, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं, लड़कियां इन आपदाओं के प्रभाव से ज्यादा जोखिम झेलती हैं। उनके स्वास्थ्य, विस्थापन और शिक्षा, आजीविका सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकार संकट में पड़ जाते हैं। और आप देखते हैं कि इस तरह की आपदाओं से गरीब जो मीडियम परिवार हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं, बड़े लोग कम प्रभावित होते हैं। अध्ययन बताते हैं कि चाहे चक्रवात हो, बाढ़ हो, व सूखा हो या फिर भूकंप, इन आपदाओं के समय महिलाओं और बच्चों की मृत्यु की संभावना पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो लोग विस्थापित होते हैं उनमें से लगभग 80% महिलाएं होती हैं। यह आंकड़ा तब और भयावह हो जाता है जब हम यह देखते हैं कि मौजूदा सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं महिलाओं को न तो वैकल्पिक आजीविका के पर्याप्त अवसर देती हैं और न ही उन्हें प्रकृति के साथ अपनी पारंपरिक गतिशीलता बनाए रखने का स्वतंत्रता देती हैं। वर्ष 2010 में पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ में ने भी इस कठोर सच्चाई को उजागर किया था। सीमित स्वतंत्रता और संसाधनों तक कठिन पहुंचने वहां की महिलाओं की ओर अधिक असुरक्षित बना दिया। और भारत के कई भागों में हर वर्ष आने वाली बाढ़ हजारों लोगों को विस्थापित कर देती है, लेकिन महिलाएं इस त्रासदी को और अधिक कठिन रूप में झेलती हैं, विशेष रूप से खुले में शौच जैसी बुनियादी मजबूरी जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान को खतरे में डाल देती है। बाढ़ या फिर अन्य आपदाओं के दौरान साफ पानी, साबुन, सैनिटरी पैड, कपड़े और निजी स्थान जैसी आवश्यक सुविधाएं दुर्लभ हो जाती हैं। महिलाएं और लड़कियां अक्सर असुरक्षित विकल्पों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाती हैं और जिससे विभिन्न तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इतिहास और आंकड़े भी इसी ओर संकेत करते हैं। वर्ष 1991 में बांग्लादेश में आए चक्रवात में मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। वर्ष 2003 में यूरोप में गर्मी की लहर ने फ्रांस में सबसे अधिक वृद्ध महिलाओं की जान ली है। अमेरिका में कैटरीना तूफान के दौरान गरीब तबके की अमेरिकी महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं। एक और अहम पहलू पोषण का है और विशेषज्ञों के अनुसार किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति यह निर्धारित करती है कि वह आपदा का सामना कितनी क्षमता से कर सकता है। एक रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की 45 से 60% महिलाओं का वजन सामान्य से कम है और 80% गर्भवती महिलाएं आयरन की कमी से ग्रस्त हैं। केन्या में महिलाएं प्रतिदिन पानी लाने के लिए अपनी लगभग 85% ऊर्जा खर्च करती हैं और सूखे के समय पर भार और अधिक बढ़ जाता है। दूसरी ओर वैश्विक विश्लेषण यह दर्शाता है कि जिन देशों में महिलाएं अधिक सशक्त हैं वहां आपदाओं के समय मृत्यु दर में लैंगिक आधार पर अंतर अपेक्षाकृत कम होता है। आपदा के बाद सबसे पहले महिलाएं अपनी आजीविका के साधनों से वंचित होती हैं, जैसे खेत, मवेशी, दुकानें या घरेलू श्रम। जब आर्थिक स्वतंत्रता छिन जाती है तो वे घरेलू हिंसा, यौन शोषण, तस्करी, अन्य प्रकार के सामाजिक शोषण का शिकार होने लगती हैं। पुनर्वास योजनाएं अक्सर तटस्थ होती हैं जो महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं और आप देखते हैं कि परिस्थितियों को अनदेखा कर देती हैं। इस प्रकार महिलाएं दोहरी मार सहती हैं और एक आपदा की और दूसरी सामाजिक ढांचे की। और आप देखेंगे कि इसमें कि शिक्षा का अधिकार भी इस संकट का हिस्सा बन जाता है। जब आपदाओं के कारण विद्यालय लंबे समय तक बंद रहते हैं तो विशेष रूप से लड़कियां शिक्षा से बाहर हो जाती हैं। कई बार यह स्थिति उन्हें समय से पहले विवाह की ओर धकेल देती है और जिससे उनके अधिकार, सपने और संभावनाएं समय से पहले दम तोड़ देते हैं। एक और रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2022 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनिया भर में 3.28 करोड़ लोग विस्थापित हुए, जिनमें से लगभग आधी महिलाएं और लड़कियां थीं। और इन महिलाओं ने यौन हिंसा, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की
अनुपलब्धता, शिक्षा में व्यवधान जैसे गंभीर समस्याओं का सामना किया है। इसी तरह एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2004 की सुनामी में अंडमान निकोबार, श्रीलंका और इंडोनेशिया में पुरुषों की तुलना में दोगुनी संख्या में महिलाएं मारी गई हैं। राहत शिविरों में यौन उत्पीड़न और असुरक्षित पेशों की समस्याओं ने व्यवस्था को बेनकाब कर दिया। श्रीलंका में अधिक पुरुष जीवित रह पाए हैं क्योंकि उन्हें तैरना और पेड़ पर चढ़ना सिखाया गया था। वहीं लड़कियों को ये अवसर आमतौर पर नहीं मिलते। लैंगिक आधार पर यह सामाजिक विभेद आपदाओं के समय प्राण घातक साबित होता है। और भारत में हर वर्ष औसतन 6 से 8 बड़े चक्रवात आते हैं और बाढ़ देश के लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। वर्ष 2019 में उड़ीसा का फैनी चक्रवात, 2020 में पश्चिम बंगाल में अम्फान और हर वर्ष बिहार और असम में बाढ़ लाखों लोगों को विस्थापित करती रही है। अम्फान से प्रभावित हुए 1.5 करोड़ लोगों में महिलाओं को राहत शिविरों में स्वच्छता, गोपनीयता और सुरक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा। वर्ष 2023 में आई बाढ़ के दौरान बिहार में कई महिलाओं को प्रसव के समय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो सकी। असम में 2022 की बाढ़ के बाद लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर में 18% वृद्धि देखी गई। बाल विवाह, मानसिक तनाव, यौन हिंसा की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। तो प्राकृतिक आपदाओं के जो दुष्प्रभाव है महिलाओं पर, उनकी बात की जा रही है। तो इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं तो जरूर आप लोग ये पॉइंट शामिल किया करिएगा। आपदाओं के बाद महिलाओं की मानसिक स्थिति बेहतर नहीं रहती। वे न केवल अपने परिजनों की क्षति को ज्यादा शोक मनाती हैं बल्कि अपने अस्तित्व और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी संघर्ष करती हैं। राहत शिविरों की असुरक्षित परिस्थितियां, समाज में गहरी असमानता, निर्णय प्रक्रिया से उनकी अनुपस्थिति उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेल देती हैं। आपदा के दौरान महिलाएं अक्सर अपने बच्चों, बुजुर्गों और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल में जुट जाती हैं और जिससे स्वयं की सुरक्षा और राहत पाने के अवसर उनसे छूट जाते हैं। यह स्पष्ट है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा स्वयं में अलग सामाजिक वर्गों के बीच भेद नहीं करती, लेकिन उनके प्रभाव सामाजिक व्यवस्था में निहित असमानताओं के कारण असमान रूप से महसूस किए जाते हैं। विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी और वंचित समुदायों की महिलाएं इस असमानता का सबसे बड़ा भार उठाती हैं। इसलिए आपदा प्रबंधन को केवल तकनीकी प्रतिक्रिया के रूप में न देखकर उसे संवेदनशील, न्याय संगत और सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण से समझना और लागू करना अत्यंत आवश्यक है। महिलाएं केवल राहत प्राप्त करने वाली नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता और निर्णायक भूमिका वाली बने। यह बदलाव आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता को भी मजबूत करेगा, समाज को अधिक समावेशी, सशक्त और टिकाऊ बनाएगा। तभी हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकेंगे जो न केवल आपदाओं का सामना कर सके बल्कि सभी नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुरक्षित और समान अवसर भी सुनिश्चित कर सके। तो आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा, टिप्पणी किया करिएगा आप लोग। आत्मचिंतन की अंतर्दृष्टि। इन दिनों जब पूरी दुनिया युद्ध की दहशत से अभिशप्त दिखती है तो फिर अमन की तलाश में कौन से रास्ते तलाश किए जाएं ताकि मानव जीवन सुरक्षित रह सके। असल में यही जिंदगी के लिए शांति की अंतर्दृष्टि का वह आयाम जो जिंदगी को संतुष्टि के साथ शांति के मार्ग पर चलते हुए नई अंतर्दृष्टियों के नए इंद्रधनुषों को खोलता है। शांति की अंतर्दृष्टि का सीधा अर्थ है जीवन में शांति की गहराई को समझना और जीने के नित्यत्व तथा प्रभावों को जानना। मगर यह उन स्थितियों पर निर्भर करता है और जिस समाज में हम जी रहे हैं और उसमें सामाजिक, आर्थिक और मानव प्रकृतियों की प्रक्रिया कैसी है। वर्तमान समय में जिस तरह आज नई तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के चलते हर तरह की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वातावरण आदमी को 24 घंटों नियंत्रित करने लगा है और उसके लिए यह अति आवश्यक हो गया है कि आज हम अपनी जिंदगी यानी कि अपनी सांसों को, अपने दिल और अपने मन मस्तिष्क को थोड़ा ठहराव प्रदान करने और शोर के इस माहौल को रोकने के लिए शांति की तलाश के तरीके तलाशें जहां शांति का उपवन हो, जिंदगी का शांतिपूर्ण माहौल हो। यह सच है कि आज हमारे जीने के क्रम और जीवन का रास्ता बिखर गया है। इन दिनों आप देखिए हमारी शांति की दुआओं के मद्देनजर बदलती हुई दुनिया और जिंदगी की अंतर्दृष्टि के कई विभिन्न पहलू हो सकते हैं और मन की शांति हमारे तनाव को कम कर सकती है। भारतीय संस्कृति की ध्यान पेक्षा में जीवन में प्राथमिक आवश्यकता आत्मचिंतन अंतर्दृष्टि को ही बताया गया है, लेकिन सामाजिक और आत्मिक शांति इन दोनों जिस तरह से बदल रही है, दुनिया में एक नई दुनिया का नया स्वरूप अब हमारे सामने परिलक्षित है। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय शांति के संघर्ष और जड़ों के बजाय जिंदगी को बचाने का प्रयास
किया जाए, यह भी सच है। इन दिनों विश्व में हमने जिस तरह से जंगल, जल और वायु को प्रदूषित किया है, वह आने वाले वर्षों में हमारे उस प्रश्न पर झगड़ों का कारण बनेगा। इसमें असली लड़ाई अब सांसों के लिए वायु प्रणाली को, प्राण को की शांति में जीने की लालसा है होगी। जल की बूंद बूंद के लिए लड़ाई के मुहाने पर पहुंचा हुआ विश्व शांति योद्धे के बीच क्या चुनना चाहता है। और कहते नहीं कि वो चौथा जो विश्व युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये पानी के लिए होगा। दरअसल जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वह जटिल, विरोधाभासी, परस्पर छोटे युद्ध तथा नफरती व्यार से भर गई है। यह तब हो रहा है जब पूरी दुनिया ज्ञान के नए आकाश को छू रही है। इस आसमान में आदि प्रकृति तथा ब्रह्मांड के भेद को भी भेदना तो चाह रहा है, पर उसने अपनी भी भंग शांति में, ये आप देखते हैं कि क्या सब कुछ खो दिया है। संघर्षों के क्रम को समझना, जीने के नए रास्तों को तय करने और ध्यान योग की प्रवीण प्रवृत्तियों को सहज पूर्णता के कारण एक नई संस्कृतियों के दौर को स्वीकार करने, सम्मान करने तथा शांति से जाने की एक परंपरा हमारे समाज में है। यही समाज की खूबसूरती है, और जिसमें विभिन्न समुदायों, विभिन्न रंग रूप तथा भाषाओं के रंग बिरंगे संजाल में लोग सदियों से रह रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना, ये रूस है, यूक्रेन है, ये आप देखिए ईरान आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, अदन की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी, ओमान, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, ये श्रीलंका है। देख रहे हो, दुनिया में वैसे भी अभी बड़ी शांति फैली हुई है। यह अलग बात है कि गुलामी का भाव, अपने जीने के अस्तित्व और युद्ध के दर्शन ने हमेशा इस धरती पर शांति को तार तार किया है। लेकिन भारतीय जनमानस में करुणा, सहानुभूति, आत्म जागरूकता, विचारों तथा भावनाओं को ध्यान के जरिए नियंत्रित करना दरअसल शांति के लिए आत्मचिंतन की दूरदृष्टि है। इसको समझने की आज जितनी आवश्यकता है और शांति की प्रासंगिकता के और जितने प्रासंगिक आज हैं उतने पहले कभी भी नहीं हुए थे। असल में अपने विचारों को खुले से प्रस्तुत कर रहे संवाद पर शांतिपूर्ण तरीके से आत्मचिंतन करना इस दुनिया को तथा बदलते समाज को नई संभावनाओं से भर सकता है। शांति की गहराई में अंतर्दृष्टि की एक बहुआयामी अवधारणा व्यक्ति, समाज और दुनिया के लिए इन दिनों अति महत्वपूर्ण है। यही एक ऐसा रास्ता है जो आत्मचिंतन को स्थिर करते हुए नए जीवन की अंतर्दृष्टियों के साथ चलते हुए हमें एक बेहतर कल की पीढ़ी के लिए एक सुंदर दुनिया की रूपरेखा तथा नई संरचना की ओर ले जा सकता है। हमारे यहाँ सभी धर्मों, परंपराओं में शांति का बखान है और सभी के लिए एक अरदास की आत्म दृष्टि और सकारात्मक जीने का खुला हुआ रास्ता, एक ऐसा भाईचारा और ऐसी परिकल्पना का जोग सहयोग जो का शांति समय। लेकिन यह भी सच है कि इस अंतर्दृष्टि में शांति पाने के जितने तरीके हमारे इतिहास और शास्त्रों में दर्शाए गए हैं, उनमें मन को संभालने के सवालों को ध्यान में सुलझा दिया गया। इन दिनों दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह अंतर्मुखी होकर अपने अहंकार से मुक्त आदमी को इस तेज भागते हुए विश्व की नई परिकल्पना में शांति की गुंजाइश से भर सकता है। यही जीवन जीने की एक नई दिशा का रास्ता है। आज दुनिया विरोधाभास, नए उपभोक्तावाद और आभासी दुनिया की नई परिकल्पना से नहीं, उसके डरावने यथार्थ से जूझ रही है। मन मस्तिष्क की शांति और आत्मचिंतन की अंतर्दृष्टि ही इससे बचाव का रास्ता है, जो हमें शांति, समृद्धि और उस सुख की ओर ले जा सकता है जिसमें जीवन की खोज में जिंदगी बची रहे। यही सवाल आज सबसे बड़ा है कि जिसके लिए यह कोशिश पूरी दुनिया में हो रही है, ताकि जिंदगी को युद्ध की तबाही से बचाया जा सके और आत्मचिंतन की शांति की अंतर्दृष्टि से आने वाली नस्लों के लिए इस रंग बिरंगे विश्व का सुरक्षित रखा जा सके। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग जरूर डाउनलोड किया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। प्रदूषण के पैमाने, दिल्ली और अन्य महानगरों में प्रदूषण की समस्या जिस स्तर पर गहराती गई, उसमें इस पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले उपायों से शायद ही किसी को असहमति होगी। विडंबना है कि कई बार किसी समस्या से पार पाने के लिए जिन उपायों का सहारा लिया जाता है उसकी व्यवहारिकता कटघरे में होती है। दिल्ली में हर अगले साल प्रदूषण के गहरे संकट के सबसे बड़े कारणों में एक वाहन से होने वाले उत्सर्जन को माना गया, और इस आधार पर पिछले कुछ वर्षों से सम विषम जैसे नियम लागू कर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने की कोशिश की
गई। और इसके अलावा पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए को लेकर नियम कायदे बनाए गए। हालांकि इसके अपेक्षित नतीजे को लेकर हमेशा संशय रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली में कुछ दिन पहले यह घोषणा की गई कि 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। साथ ही पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा था। जाहिर है कि एक साथ बड़ी तादाद में वाहनों के सड़कों से हटाने की नौबत आने पर आम लोगों के बीच व्यापक पैमाने पर आक्रोश का भाव पैदा हुआ और सरकार के इस फैसले पर सवाल उठे कि क्या अकेले इस उपाय से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को खत्म किया जा सकता है। इससे बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका में भी प्रभावित हो सकती है। सरकार के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। यह बेवजह नहीं कि गुरुवार को दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि तकनीकी चुनौतियों और जटिल प्रणाली के कारण तय मियाद पूरी कर चुके वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लगाना व्यवहारिक नहीं है। यानी फिलहाल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की कवायद थमती दिख रही है। हालांकि इसे लेकर आम लोगों के बीच जैसी प्रतिक्रिया सामने आई, उसके बाद यह देखने की बात होगी कि इस मसले पर सरकार क्या रुख अपनाती है। माना जाता है कि तकनीकी रूप से पुराने अधिक ईंधन खपत करने और खराब रखरखाव वाले वाहनों से प्रदूषण ज्यादा फैलता है और ऐसी स्थिति में ऐसे वाहन पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। मगर ऐसे सवाल भी उठते रहे कि प्रदूषण फैलाने के लिए किसी वाहन की उम्र को पैमाना माना जाना चाहिए या फिर प्रदूषित पदार्थ उत्सर्जित करने की जांच के आधार पर वाहन के दुरुस्त होने के बारे में तय किया जाए। अगर कोई पुराना वाहन पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित है तो उसकी उम्र को ही अकेला मानदंड क्यों बनाया जाना चाहिए। यहां तक दिल्ली का सवाल है। यह न केवल अन्य राज्यों के कुछ शहरों को मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, बल्कि दिल्ली के अलावा अन्य शहरों में पुराने वाहनों को लेकर अलग नियम है। साथ ही दिल्ली में आसपास के राज्यों से हर रोज ऐसे हजारों वाहन आते जाते हैं जो पुराने हो सकते हैं। हालांकि उन्हें दूसरे राज्यों में प्रदूषण जांच के पैमाने पर दुरुस्त माना जाता है। शायद इसलिए ऐसे सवाल उठते रहे कि जिन वाहनों को दूसरे राज्यों या इलाकों में प्रदूषण फैलाने की कसौटी पर सुरक्षित माना जाता है, उन्हें दिल्ली के लिए मुसीबत क्यों माना जाना चाहिए, या फिर अन्य राज्यों के वाहनों के लिए अलग नियम कैसे सही है। निश्चित रूप से प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, मगर इससे निपटने के तौर तरीकों में अगर विरोधाभास होगा तो उसकी व्यवहारिकता कसौटी पर रहेगी। सुरक्षा पर सवाल। महाराष्ट्र के पुणे में खुद को कोरियर डिलीवरी एजेंट बताकर एक व्यक्ति ने जिस तरह के अपराध को अंजाम दिया, उसमें शहरों महानगरों में विकसित हो रही एक नई आपराधिक शैली को लेकर उसकी चिंता में डाला। गौरतलब है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को सामान पहुंचाने वाला बताया। इस बहाने एक युवती के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। यही नहीं, उसने जबरन पीड़ित युवती के साथ अपनी तस्वीर ली और किसी को बताने पर उसे सब जगह प्रसारित कर देने और दोबारा आने की धमकी दी। इस घटना ने कोई काम करने या सामान पहुंचाने में घर में आने वाले लोगों को लेकर एक नई आशंका खड़ी कर दी। ऐसा लगता है कि किसी बेहद सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर भी आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्ति की पहुंच हो सकती है, या फिर कोई अचानक अपराधी की शक्ल में तब्दील हो सकता है। अस्पताल के सघन चिकित्सा कक्ष में उपचाराधीन युवती का कोई कैसे यौन उत्पीड़न करने का साहस कर सकता है। पुणे की IT पेशेवर युवती से बलात्कार करने वाला जब यह कहता है कि वह दोबारा आएगा, तो इससे साबित होता है कि आपराधिक मानसिकता के किसी व्यक्ति का दुस्साहस स्त्रियों के खिलाफ मनमानी करने से आगे बढ़कर उनके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाने तक पहुंच गया है। यह न केवल कानून व्यवस्था के नाकाम होने का सबूत है, बल्कि हमारी सामाजिक जागरूकता भी कटघरे में। यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि यौन हिंसा के ज्यादातर मामलों में इंसाफ मिलने की हकीकत क्या है। ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर ऐसे मामलों को दबाने और रफा करने की कोशिश होती है। ऐसे में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता है, जबकि महिलाओं के लिए अपने खिलाफ ऐसे अपराध छिपाने का मामला नहीं होना चाहिए। अधिकतर अपराधी स्त्री की इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की यौन उत्पीड़न का वीडियो बनाकर उसे प्रसारित कर देने, पीड़िता को मुंह बंद रखने की धमकी देने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। यह नई आपराधिक प्रवृत्ति है जिससे निपटने के लिए ऐसे अपराध के खिलाफ मुखर होना पड़ेगा। आप खुद सोच के देखिए, ऊपर की देवी जो पत्थर की देवी है उसे हम लोग पूजते हैं, और आप देखते हैं कि जो हमारी सच में देवी हैं, हमारी बेटियां, आप देखिए छोटी छोटी बच्चियां, आप देखते हैं बड़ी बूढ़ी औरतें, उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं भयानक। तो आप क्या कह सकते हैं, पता नहीं कह सकते हैं हम लोग इंसानियत का, मानवता का। और जो हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, उस पर एक तरह से आप देखिए होने की बात करते हैं, विकसित भारत बनने की बात करते हैं, वो सब काला टीका है इस तरह की घटनाएं। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और मैं आप लोगों से सबसे कहता हूँ, परिवारों से, कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा इंसान बनाइए, बेहतर इंसान बनाइए। सक्सेस ज्यादा नहीं होगा चलेगा भाई, लेकिन अच्छा इंसान नहीं हुआ तो आप जिंदगी भर रोएंगे बच्चे की वजह से, ये बात मान के चलिएगा। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।